सीसी से बात कर लेते हैं। हेलो। हाय, हाउ यू? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाएं, क्या हाल है मैं आपके? ठीक हूँ, बढ़िया। तो आज मैं 2-3 बातें करूँगी। विल स्टार्ट विद पहली बात तो मैं करूँगी कि अभी बहुत मैं आपको एक रखिएगा लिंक करना, क्योंकि अब हफ्ते की एक टीम होगी, इसलिए सबको बारी आनी चाहिए आज के दिन में। नहीं, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो प्रॉब्ली 2 वीक्स में एक बार। तो ये ना आई वांट टू ओपन दिस फॉर यू। मैंने आपको लिंक भेजा है प्राइवेट चैट में। ये जूविश बाइबल का है कोई लिंक ही और ये भेज रहा। मोसेस की तरफ से है। अरे मुझे यार, बाइबल का जूश बाइबल के अब ऊपर अब बात करनी है। नहीं, मोसेस ओ, के ऊपर बात करनी है। जूविश बाइबल पे बात नहीं करनी है। तो मैं इसलिए मैं कोशिश ही करती हूँ कि मैं जूडाइज़्म उठाऊँ, क्योंकि क्योंकि जीसस की सारी स्क्रिप्चर्स को ये लोग स्पेशली मुस्लिम्स बहुत डिसोन करते हैं कि अडल्टरेटेड है, लेकिन मोसेस को तो काफ़ी ओपनली एडमिट करते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 15 है। अगर आप इसका वर्स नहीं, चैप्टर नंबर 15 है ना, 18 है ये, और इसका वर्स 15 अगर आप उठाओ, तो ये जो पूरा वर्स है, ये पूरा वर्स बात करता है कि किस-किस से आपका रिलेशनशिप नहीं हो सकता एज़ पर गॉड। तो ये लाइक मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेम गॉड है ये। तो आप देखिए, ये वेरी क्लियरली कहता है कि किसी नहीं, भी ऐसे आप इसको किस पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना चाहती हैं? क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने बेटे की वाइफ से शादी करी थी, तो ये स्ट्रिक्टली मना है। और उसके साथ नहीं, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें मना है नहीं, कि मगर अपने आप जिस पर्सपेक्टिव से बात करती हैं ना, असल में देखें, ये सारा पर्सपेक्टिव मुझे भी पता है, नहीं, नहीं, मगर मैं ये असल में पर्सपेक्टिव ये मुसलमानों पे देखती हूँ। इफेक्ट नहीं ना करता, इफेक्टिव नहीं है ना उन पे अभी बात करना इस तरह से। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ये है कि ये बार-बार जो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चलता रहता है कि कि ये जो जितनी भी ये वर्सेस हैं, और या जितने भी मैं जितने भी लोगों को देखती हूँ, वो वर्सेस जब कोट करते हैं कि गॉड सेम है, गॉड सेम है, तो ये बार-बार जो गॉड है, ये बहुत ज़्यादा, बल्कि ऑन द नहीं, कॉन्ट्री ये गॉड मगर एक रिग्रेसिव बात, होता जा रहा है। पहली तो बात ये है कि क्या आप ये समझती हैं कि एक मुसलमान जो है वो तोरा की अथॉरिटी को मानेगा? अथॉरिटी को बिल्कुल मानना चाहिए, ये तो उनकी कुरान बोलती है कि मानो वो नहीं अथॉरिटी को। कहते ना, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि ये बदल गई है। टोरा नहीं बदल गई है, ये बाइबल बदल गई है, टोरा तो बदली नहीं है। तोरा भी बदली है, सब बदला है, वो ये कहते हैं। तो टोरा बदल कर खराब हो गई है और इनकी अच्छी हो गई है, क्योंकि यहाँ पे तो हाँ, मना कर रहे हैं ये। यही तो बात है ना, यही तो बात है। कई दफा आप ऐसी बात करती हैं जो कि इस मुसलमानों पे इफेक्टिव नहीं होती, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि उनकी एक पूरी रीजनिंग है सारी की सारी। हाँ, वो बात अच्छा, आपकी बातें ठीक है, हम उस एंगल से बात कर सकते हैं कि खुदा अपनी बातें बदल क्यों रहा है, कि तुम्हारी तो नहीं, फैसला था लेकिन तो ये इधर आ गया। मॉरली इनकी चीज़ें ज़्यादा बेटर नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि जूश कस्टम्स बेटर हैं, क्योंकि कस्टम्स तो बहुत ही खराब हैं, उनके भी वही कस्टम्स हैं। मैं एक्चुअली ये देखती हूँ कि जो कास्ट सिस्टम हम देखते हैं, वो ऑलमोस्ट अगर हम उसे फ्लिप कर दें, तो थोड़ा-सा मतलब उसी की प्रैक्टिसेज़ मैं जूडाइज़्म में देखती हूँ। कि वही है कि जो क्रीम हर चीज़ की, जैसे पंडितों को जाती है, हर चीज़ की क्रीम वहाँ पे रब्बियों को जाती है और वहाँ मुल्लाओं को जाती है। तो वर्जिन्स की 12 साल की, 13 साल की होनी चाहिए उनके लिए शादी करने के लिए भी। मतलब ये सब ये कमांडमेंट्स हैं। 613 कमांडमेंट्स में एक ये भी कमांडमेंट है, जो व्हिच वाज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी कि ये स लेकिन अब अब वो जैसे बात अगर आपकी ठीक है कि जुडाइज्म के मुताबिक ये बात यूं है, मगर इशू ये है कि इस तरह की बात करेंगे तो इस एंगल से आके इस्लाम के ऊपर तनकीद किस तरह की जा सकती है, मेरा ये क्वेश्चन है। मैं ये कहती हूँ कि वही बात है कि ये, क्योंकि सब आके मोरालिटी की बहुत बात करते हैं यहाँ पे, कि मोरालिटी दे रहे हैं। तो ये कौन-सी मोरालिटी है जो रिग्रेस हो रही है? मतलब मोरालिटी का मतलब ही बेटर है। आज की डेट में जब वो ह्यूमन राइट्स के साथ कंपेयर करते हैं हम लोग, तो मोरालिटी बेटर हो गई है कि आप ये ना करें या सबको ज़्यादा राइट्स दें। लेकिन यहाँ पे तो मोरालिटी रिग्रेस हो रही है बुक्स के हिसाब से भी। हाँ, वो मतलब बात बिल्कुल ठीक है कि मोरालिटी रिग्रेस हो रही है। तो ये ठीक है ना। मोरालिटी बेटर कैसे हो गई कुरान के साथ? मतलब बाइबल के साथ तो मैं कंपेयर ही नहीं करती, क्योंकि बाइबल तो इतनी हाई मोरालिटी है कि ये तो कहीं स्टैंड नहीं करती। लेकिन बाइबल भी इसको रिकॉग्नाइज़ करती है और कहती है भई हमारी मोरालिटी इससे बेटर है। अब ये कहते हैं कि कुरान उससे बेटर है, तो मैं बाइबल से कंपैरिज़न ही नहीं करती, क्योंकि बाइबल की तो मोरालिटी बहुत हाई है बाइबल एज़ की या कंपेयर्ड टू गॉस्पल की? गॉस्पेल। गॉस्पेल मतलब बाइबल तो मतलब तो न्यू बात टेस्टामेंट है हो ना, गया। वो गॉस्पल की मोरालिटी को आप हाई कैसे कह सकती हैं?
हाय मतलब वो यही कि स्टोनिंग वगैरह बंद करा दी, फॉरगिवनेस इतना आ गया। वो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि स्टोनिंग वाला मसला भी जो है वो असल में बाइबल से साबित ही नहीं होता। नहीं, नहीं, वो साबित नहीं होना और बात है, पर मोरालिटी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं तो टीचिंग्स की तो बात कर मगर रही एक हूँ, बात सिंपल है ना टीचिंग। कि न्यू टेस्टमेंट के अंदर मोरालिटी की टीचिंग बहुत कम है। हाँ, ज़्यादा एक्शंस के ऊपर तो ही है, पैराबल्स। हार्ड मॉरल प्रिंसिपल्स तो उधर मौजूद ही नहीं है ना, बहुत कम है। हाँ, लेकिन कौन हार्डकोर, पर वही बात है ना गालिब कि हार्डकोर प्रिंसिपल्स कोई इस तरह का करता है कि मैं इसके साथ सेक्स करूँ या नहीं करूँ, इसमें कहाँ मोरालिटी है? ये तो तो वो इमोरल ठीक पे है, इमोरल इनको है। हम ये दिखा देते हैं कि देखें जी ये 15वीं आयत है जो कि जी। क्या कहती है, ये ये है जी, कहती है thou shalt not uncover the nakedness of thy daughter-in-law, she is thy son's wife, thou shalt not uncover her nakedness। मगर हुँ, अब मैं मुझे क्यों एतराज हुआ आपकी बात पे कि इस एंगल से नहीं किया जा सकता हुँ, मोहम्मद के ऊपर एतराज क्यों? क्योंकि बेसिकली जैद जो था वो उसका असल बेटा था ही नहीं, ठीक है। ये असल में बीच में जो कैच 22 है ना वो ये है जो मुसलमान, ठीक है। ओह तो नो! अब इसको हुँ, मतलब आप इसे कैसे कह सकते हैं, ये प्रिंसिपल अगर कहा जाए तो उस पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो तो उसका जो था वो अडॉप्टेड सन था। और अब मुझे याद नहीं है कि अडॉप्शन का इशू किस तरह से डिस्कस होता है इधर अच्छा, तोरा के अंदर। मुझे ये जारी बात है कि मुझे आई खुद डोंट। रिवाइज करना पड़ेगा, जी, जी, ठीक जी। है। लेकिन फिर तो इसमें तो फिर जैसे इसमें तो आप अपनी अपनी मदर की अपने स्टेप ब्रदर सिस्टर्स के साथ भी नहीं कर सकते हो, अपने फादर के भी स्टेप ब्रदर सिस्टर्स के साथ नहीं कर सकते हो, मतलब बेसिकली अच्छा, रिलेशनशिप, शायद ये क्लोज़ कह रहे रिलेशन हैं कोई कि भी अलाउड नहीं है। स्टोनिंग वाज नॉट फ्रॉम तोरा एट ऑल। बिल्कुल जी, तोरा में स्टोनिंग है। तोरा में है स्टोनिंग, बिल्कुल जी, और बहुत प्रिमिटिव लॉज़ भी और हैं, स्टोनिंग बिल्कुल। तोरा में सिर्फ और सिर्फ इसी चीज की सजा नहीं है, स्टोनिंग 10 और चीजों की भी सजा है। हुँ, जैसे और ब्लास्फेमी की सजा स्टोनिंग है। तोरा से अंजील से भी साबित होता है कि यसू ने कहता है कि तुम खुदा की हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में इसे दोबारा खड़ा कर दूंगा। तो वो हुँ, पत्थर उठा लेते हैं मारने के लिए, तो उन्हें कहता है कि तुम मेरे किस नेक काम की वजह से मुझे मारने को आ रहे हो, ठीक है। फिर यसू वहां से भाग जाता है, वहां पे भगदड़ मच जाती है। वो यसू हुँ, को भी संस्कार करने लगे थे एक दफा। तो बेसिकली मसला ये है कि जो है ये इस्लाम में एक अजीब से इशू है ना यहाँ पे। तो हुँ, आप ये वाला जो कमांडमेंट है ये उस पर लगा नहीं सकते क्योंकि वो उसके ले पालक बेटे की। अब मुझे ये देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब याद नहीं पड़ता कि कहीं पे अडॉप्टेड बच्चों की बात जो है वो तोरा के अंदर हुई है। जारी बात है कि मुझे ये भी मैं पड़े ये हुए मैं नेक्स्ट टाइम आई विल टेक इट आउट, बट मुझे मोरालिटी खुद देखना पड़ेगा की कि बात कर रही थी। मैं हाँ। मोरालिटी पे कह रही थी कि मोरालिटी मोरालिटी बेटर की नहीं बात है। तो देखें ना, वो तो अरब मोरालिटी के मुताबिक भी बात सही नहीं थी ना। अरब भी अपने मुंह बोले बेटे जो वो बनाते थे उनको वो सच्ची का बेटा बनाते थे, उनको वो जायदाद में हिस्सा भी देते थे, ठीक है। इस बात वाह! का सबूत हमें तारीख से भी मिलता है। तारीख तबरी में तो बिल्कुल इसका सबूत मिलता है। जैसे मैंने पीछे जो मैंने अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद का भी एक मैं सीरीज बनाता, उसकी किस्तें मैं बनाता रहता हूँ जो कि मैंने कुछ अरसे से नहीं बनाई। उसके अंदर मैंने ये बात भी की थी कि वो अबू तालिब के पास एक कुरैश का सबसे खूबसूरत और सबसे समझदार लड़का जो थे वो ले आए थे। उन्होंने कहा तुम इसको अपना बेटा बना लो, तुम मोहम्मद हमारे हवाले कर दो, ठीक है। हुँ, वो क्या कहते थे कि तुम इसको अपना अडॉप्टेड सन बना लो। अच्छा, इवन कि मोहम्मद जो था वो भी अबू तालिब का अडॉप्टेड सन ही था, मगर जाहिर बात है कि वो रिश्तेदार भी था, ठीक है। मगर जैद जो था, जी, जैद जो था वो असल में खदीजा का गुलाम था, खदीजा का गुलाम हुँ, था। फिर मोहम्मद को जारी बात है खदीजा का गुलाम होने के बायस वो उसका भी हो गया, फिर गजाद ने इस्लाम कबूल कर लिया। जैद जो है वो सीरिया में पेट्रा से कोई 60 के 70 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां का था। उस जगह का नाम अब मेरे जहन में नहीं है। जो मैं सीरीज बना रहा हूँ उसके अंदर इस बात का भी जिक्र आएगा कि वो जैद कहाँ का था, जिसे जैद बिन मोहम्मद कहा जाता है, ठीक है। वो मैंने चीजें लिख के ओके, रखी हैं और पुरानी हो गई हैं इसलिए। बिल्कुल। और उस ना तो मुझे वो एक और जी, वो जो था वो वहां का था और उसका बाप बाद में आता है मोहम्मद के पास। उसे पता लगता है क्योंकि वो जो था वो हज करने गया हुआ था और वहां पे वो गुम हो जाता है, अपनी माँ से बिछड़ जाता है। तो ये अरबी तो जाहिर बात है ये खबीस लोग थे, इन्होंने पकड़ के उसको गुलाम बना लिया और उसे बेच दिया खदीजा को। खदीजा ने उसे रखे रखा, मोहम्मद के पास वो रहा। फिर बाद में उसका बाप आया कहीं हज करने, तो उन्होंने देखा उसको, पहचान हुँ, लिया जो हमारा बेटा है। तो वो मोहम्मद के पास आया, कहता मुझसे जो लेना है ले लो, तो बेटा मुझे वापस कर दो। तो
मोहम्मद ने कहा मेरी तरफ से आज़ाद है, वो जाकर उससे पूछ लो अगर वो जाना चाहता है। तो जब उसका बाप उसके पास गया और उसने उससे कहा कि तेरे मालिक ने, मोहम्मद ने तो आज़ाद कर दिया तुझे, तो तू चल वापस, तो उसने आगे से कहा कि नहीं मैंने नहीं जाना, मैं मोहम्मद के साथ ही रहूंगा। तो उस दिन से मोहम्मद ने फिर ये कहा कि ये मेरा बेटा है, ठीक है। और ओके सारे सारे अरब के सामने, यानी मक्का के काबे के साथ खड़े होके, तारीख तबरी में यूं लिखा है कि कहा कि गवाह बन जाओ सारे मक्का के लोगों कि मैं ज़ैद का बाप हूँ और ज़ैद मेरा बेटा है। तो उस दिन से वो इस बात पे कंफर्म हो गया। मगर जाहिर बात है कि मोहम्मद ने एक वादा तो किया था, कहते हैं वैसे तो मोहम्मद सादिक और अमीन थे, तो ज़ैद के मामले में अमीन अमानतदारी किधर गई, ठीक है। अपना वादा खुद ही तोड़ दिया, जो अपना बनाया हुआ सच था कि ये मेरा बेटा, वो भी तोड़ दिया खुद ही, ठीक है। तो ये दास्तान थी बेसिकली ओके। जो है। वो मुझे दूसरी बात डिस्कस करनी थी, वो ये था कि जो सर्कमसिजन है, मैं पिछली बार बात करी थी मेल सर्कमसिजन पे, तो मैं कमेंट्स बाद में देख रही थी, कोई कह रहा था इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो अब मैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात नहीं कर रही थी, मैं पीनाइल सेंसिटाइजेशन की बात कर रही थी। और दूसरी नहीं बात नहीं, है, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का जो इशू है वो अलग है, हाँ, सर्कमसिजन की वो बात इससे अलग है। कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ मेल सर्कमसिजन नहीं है, गालिब आप वो क्वाइट राइट, ये फीमेल सर्कमसिजन भी है, और दोनों हाँ में वो तो जाहिर बात है, कॉमनैलिटीज। लास्ट टाइम जब आपने बात की थी तो उसके बाद बेयकीन आए थे, तो उन्होंने फीमेल जी, सर्कमसिजन उसी तो स्ट्रीम में बात। एग्जैक्टली फीमेल सर्कमसिजन में भी सेम चीज है कि दे रिमूव द क्लिटोरिस, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं इन अ फीमेल। रिप्रोडक्शन में नहीं, लेकिन प्लेजर सेंटर में दैट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नर्व एंडिंग्स। तो वही प्रॉब्लम वही जो मेल्स के साथ है, एग्जैक्टली सेम वो कर रहे हैं, तो वही है रेसिपी फॉर डिजास्टर, हाँ, जैसे मैं कह रही थी। वो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात की थी ना, वो एक होता है पेरोनीज डिजीज, जिसके अंदर ओके द पीनस बिकम्स काइंड ऑफ ना कर्व्ड इन अ रॉन्ग वे। तो ओके फिर वो होती है, वो सर्कमसिजन अगर गलत हो जाए तो उसकी वजह से ये इशू बनते हैं, जो कि उस दिन एग्जैक्टली। हुई थी बात। डॉक्टर शाहिद जेब साहब भी थे, उन्होंने भी बात की थी हाँ जी, इस हाँ जी। बारे में। हाँ, और फीमेल सर्कमसिजन से और भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ ये इतनी नहीं स्क्रीन है अभी मैं ऑफ कि कर दूं, ये शेयर। जी जी। अच्छा, हाँ जी। फीमेल सर्कमसिजन से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज में प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम होती है, तो काफी सारी प्रॉब्लम होती हैं। एंड ये छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, काफी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं ये। और अगर ठीक से वही सर्कमसिजन अगर ठीक से नहीं हो, वो तो ऑब्वियसली है कि नहीं होता होगा, क्योंकि 8 साल की उम्र में होता है, तो इसमें स्कार टिश्यू बन जाता है, मतलब बेसिकली गांठें बन जाती हैं। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली एक 8 साल के बच्चे को आपने इतना सिवियर ट्रॉमा दे दिया है, तो नहीं अब नहीं, 8 उसको साल का बच्चा तो नहीं ना। नहीं, नहीं 8 साल का बच्चा, इट इज़ अ प्रॉपर नहीं, एक इस्लाम में 8 साल नहीं है। इस्लाम में नहीं है, लेकिन ये 8 साल का ही प्रोसीजर होता है। द इट इज़ अ पासिंग समथिंग समथिंग करके नहीं होता है, नहीं वो 8 नहीं साल में। नहीं नहीं आप देख लो। नहीं नहीं, इस्लाम में ऐसा नहीं है, 8 साल पहले भी हो सकता है। क्योंकि देखे ना, पाकिस्तान में मैं रहूं, मेरे सामने बच्चों का बच्चा पैदा होता है, साथ ही उसका खतना कर देते हैं। नहीं, मैं तो ये बता रही हूँ फीमेल्स का। फीमेल्स का, फीमेल्स हाँ, का, हाँ, वो मुझे नहीं पता, जाहिर बात है कि फीमेल्स का वो भी। रफली अबाउट 8 हाँ, साल की उम्र में खतना होता है, एंड फिर उसके बाद क्या होता अच्छा, है कि वो इतना ही ट्रॉमेटिक हो जाता है, उसके बाद शादी से पहले उनको फिर ये खोलना भी पड़ता है। ये एक दूसरी सर्जरी है हाँ जिसमें फिर हाँ ये वो है। खोलना भी पड़ता है। हाँ, तो तो अगर इवन के कुछ केसेस में ये भी होता है कि वो कहते हैं कि इसका हस्बैंड ही खोले, हाँ, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। वो भी एक तो और। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती हम्म। है। उसके बाद वही जो मेल्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि इंटिमेसी में प्रॉब्लम होती है, फिर उसको पेन्स इतने ज़्यादा होते हैं। अपने हस्बैंड के साथ फिर वो हमेशा इंटिमेसी से अवॉइड करती है। फिर ये अलग प्रॉब्लम्स हैं, दे विल लीड टू मोर हाँ, प्रॉब्लम्स। तो ये मतलब बात तो है कि बेसिकली औरत की जो सेक्सुअल सेक्सुअल डिजायर है उसको खत्म करने के लिए है, क्योंकि बेसिकली ये फिर सारी चीजें जो है ना वो पोलिगमी के साथ जाके मिलती हैं। फिर ये हुँ, बड़ी एज के मर्दों की छोटी एज की लड़कियों से, शादियों से, इन बातों से मिलती हैं। क्योंकि एग्ज़ैक्टली। होता क्या है, वो ये नहीं चाहते कि औरत जो है ना वो ये करे कि जी मुझे भी सेक्स में जो है ना ऑर्गेजम आना चाहिए। वो यही समझते हैं कि इसको दर्द की पड़ी होगी तो हम चाहे 2 सेकंड में भाग जाएं या 2 मिनट में भाग जाएं, तो वो डिमांड नहीं करेगी कि हाँ भाई ठीक है। तो ये बेसिकली इन सारी चीजों को कर्व करने के लिए इसकी ये मेन प्रॉब्लम है। पोलिगमी इन इटसेल्फ जो है ना एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है।
तो अब इसको क्या कह सकते हैं, पोलिगमी का जो इशू है वो बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि पोलिगमी में जाहिर बात है कि आपकी अगर 4 बीवी हैं और 4 की 4 कोई ख्वाहिश हो जाएगी आज आपसे सेक्स करना है और आपके पास को 2-3 लौंडियां भी हैं, तो आप फिर क्या करेंगे? और सारी बात है उस टाइम तो व्याग्रा नहीं मिलती थी, आज भी कुछ व्याग्रा खा के 4 औरतों के पास जाएगा तो उसकी ऐसी की तैसी तो हो जाएगी फिर एंड में, सारी बात है। तो फिर इसका मतलब है कि ये तो अननेचुरल हुआ ना, व्याग्रा भी तो अननेचुरल ही है ना। तो बस ये तमाशे हैं ऐसे ही, ये कुछ भी नहीं है। पोलिगमी तो बेसिकली जो है ना वो एक जोक है असल में। ये कहते हैं वो मर्द की 4 शादियां, पोलिगमी एक जोक है। ये बात करना, रसूल अल्लाह की बातें जब कहते हैं कि जी एक रात में 11 बीवियों के पास जाता था, ठीक है, कई जगह लिखा है कि हर बीवी के साथ 11 बार मुबाशरत करते थे, कई जगह यह भी लिखा है हर बीवी के साथ 11 बार मुबाशरत करते थे, रसूल अल्लाह को 40 मर्दों के बराबर ताकत दी गई थी। अच्छा जी, हाउ इज इट पॉसिबल? बात करें, नहीं मतलब गप्पे हैं ना। मैं कहता हूं कि मुसलमान जितने भी इधर हैं, क्या आपको इन बातों पर यकीन आता है कि वो आदमी एक रात में 11 की 11 बीवियों के पास जा सकता है? सोता कब था, उठता कब था? फजर पे वो उठा भी होता था, ईशा पे वो सो जाता था, फजर पे वो उठा भी होता था। मदीने की गलियों में वो रात को हर बीवी के पास जाता था। अब मुझे बताएं माने जी, कहाँ कैसे हो सकता है? ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं, मानने ये वाली बात पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है। ये मिरेकल आज भी के नहीं दौर है। में वो एक 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 डेथ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशन है। वो एक लड़का था, वो व्याग्रा के ओवरडोज, व्याग्रा की वजह से मर गया था। कैसे कि वो कोई और जी उन्होंने प्लान की, 2 खवातीन और 1 मर्द ने, उन्होंने कहा जी पूरी रात हम व्याग्रा खा के सेक्स करेंगे, और जी उसने व्याग्रा का कोई सुपर किस्म का ओवरडोज किया और पूरी रात वो सेक्स करते रहे। सुबह के वक्त उस बंदे को हार्ट अटैक आया, वो मर गया। ठीक है जी, तो ये अब मुझे बताएं कि वो तो 2 औरतें थी, तो ये 11 जो थी ये किधर से करेगा? तो व्याग्रा तो फिर कहते हैं जी, फिर मजाक ऊपर से कि जन्नत से हांडी उतरी थी, उसके अंदर जी भुना हुआ गोश्त था, वो ला के जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को खिलाई, तो उसके बाद 40 मर्दों की ताकत मिल गई। तो वो एक खातून थी हमारी एथियस्ट, वो बड़ा ना, उसने एक दिन उसे कोई किसी बंदे ने कोई फजूल बात की, कोई उससे किसी सोशल मीडिया पर लड़ रहा था, तो उसने उस खातून को गाली दी, तो उसे आगे से कहता है, उसे गाली दी कि जी मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा। तो उसने आगे से कहा कि हाँ तुम्हारा रसूल भी ऐसा ही था कि पूरी जिंदगी एक बच्चा पैदा ना कर सका है, तो बनता तो वो भी बड़ा मर्द था। तो उसको ऐसी मिर्चें लगी उस बंदे को, उसने वो गालियां दी आगे से। मगर खैर जो उस औरत ने सिर्फ इतने से लफ्ज में कह दिया था ना, वो उस बंदे की ऐसी की तैसी हो गई इस बात में। ठीक है, वही ये बात जो हाँ, ये तो बेकार की बात है। वही बातें होती हैं, अगर भगवान इतना, कोई इफ देयर इज गॉड एंड गॉड इतना ग्रेट है, तो उसे अपनी सारी ग्रेटनेस यहीं दिखानी है। कोई ढंग की चीजें भी तो होती हैं ग्रेटनेस दिखाने के लिए। मतलब जो पहाड़ मूव कर सकता है और कुछ भी कर सकता है, वो ले दे के उसे यहीं पे ग्रेटनेस दिखानी, कौन सी ग्रेटनेस है ये? मतलब ग्रेटनेस दिखाने के लिए होती है। प्रॉब्लम ये है कि भाई रसूल अल्लाह की सेक्सुअल लाइफ, मेरे ख्याल है कि अगर रसूल अल्लाह कुंवारे होते ना, तो तब भी अल्लाह का पैगाम वो परफेक्टली ऑल राइट दे सकते थे। तो इतनी ज्यादा शादियां करवाने की क्या जरूरत थी? मसला ये है कि नहीं, अगर रसूल अल्लाह कुंवारे ना भी होते तो 2 शादियों पे या 1 शादी पे इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता था? हो सकता था ना। बिल्कुल, हैप्पीली बट मैरिड होने का मतलब ये होता है कि आप कभी दूसरी शादी करने का नहीं सोचते। हैप्पीली मैरिड ये होता एग्जैक्टली, है। अगर कोई सही बंदा सही बात, मर्द दूसरी शादी करने का सोच रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो अपनी खुश शादी नहीं में खुश। ठीक है, तो इसका ठीक। मतलब यही है कि रसूल अल्लाह शादियों पे शादियां करे जा रहे थे, तो इसका मतलब है रसूल अल्लाह की पहली शादी खदीजा से थी, चले खदीजा मर गई, दूसरी शादी आयशा से थी। आयशा तो जवान थी, सब कुछ ठीक था, तो रसूल अल्लाह उसके साथ खुश नहीं थे, इसलिए तीसरी, फिर तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद 5वीं, करते करते रसूल अल्लाह की टोटल 10 बीवियां थी एक वक्त में। खदीजा तो मर गई थी, फिर इसके अलावा रसूल की 2-3 लौंडियां भी थी इसी तरह। तो अब क्या कहा जा सकता है? इफ यू कैन आई से कि रसूल अल्लाह वाज हैप्पीली मैरिड? नहीं, ही वाज नॉट नॉट। एट ऑल। पर एक चीज और बात है कि आप अब इसका पूरा इंटरकनेक्ट देखो, आपकी द होल जो पूरा जो इनकी पूरी लाइफ है, इट इज जस्ट लिटरली, जो जन्नत भी है, इट्स लिटरली जस्ट बेस्ड ऑन सेक्स रियली, और कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिकली, और व्हाई मेन आर सो अट्रैक्टेड टू इट्स, क्योंकि, और वुमेन आल्सो, नॉट जस्ट मेन, क्यों इस्लाम में, इज बिकॉज ये पूरी नहीं, मैं लाइफ वैसे तो आपको एक और इनको। भी बात बता दूं ना, ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ी निशानी है कि इस्लाम इज नॉट नॉट इन्वेंटेड बाय इंडस्ट्रियस मैन। वो बंदे बिजी होते थे किसी चीज में, ये वेले आदमियों को ने इजाद किया है। मतलब
जो बैठे उनके पास कोई और नहीं काम था, वो करने के लिए बैठे नहीं। बैठे। क्योंकि मैं समझता हूँ जो आदमी कोई वाकई काम कर रहा है ना, या जिस तरह कहते हैं जी जिहाद कर रहा है, ये कर रहा है, फलां कर रहा है, ढमकां कर रहा है, उसके ज़हन में सेक्स नहीं इतना आएगा। ठीक है, लेकिन इतना डिवॉइड कर दिया लोगों को, आपने हर तरह की रोड़ा डाल दिया कि उनकी एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ हो, एक चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खतना से स्टार्टिंग करा दी। लेकिन हर तरह की रिग्रेशन ये सब इसलिए करा दी ताकि तुम्हारा, क्योंकि ऑब्वियसली सेक्स इज अ कार्डिनल नीड कहते हैं ना, जैसे कि बेसिकली एवरी मैन नीड्स टू हैव सेक्स काइंड ऑफ, और नीड्स टू काइंड ऑफ एटलीस्ट फुलफिल हिज अर्जेस। तो जब आपने वहीं पर सारे रोड़े लगा दिए तो इतना हार्ड नहीं है कि सबको जन्नत में वही मिल रहा है। आप समझ रहे हो कि सब बड़े हैप्पी हैं कि जन्नत में यही है और कुछ है ही नहीं। मतलब जन्नत को बेसिकली इट्स अ होल ओपन पोर्न इंडस्ट्री है जन्नत, और नहीं कुछ नहीं जन्नत है। से आप सेक्स निकाल दें तो जन्नत की क्या, किसी को अंगूर खाने का क्या शौक होगा, किसी को खजूरें खाने का, मुझे बताएं। हाँ ठीक बात है, पर कुछ भी नहीं। अट्रैक्शन की बता रही हूँ मैं कि अट्रैक्ट क्यों होते हैं लोग, क्योंकि आपने पूरी लाइफ किसी को, अगर आपने किसी चीज के लिए महरूम रखा है, डिप्राइव्ड रखा है, महरूम आई थिंक इज द राइट वर्ड इन उर्दू। तो अगर आपने किसी को जी इस तरह की बात है कि मैं आपको दिखाऊं चॉकलेट बड़ी अच्छी है, चॉकलेट बड़ी अच्छी है, पर चॉकलेट आपको दूं नहीं खाने के लिए, या फिर बिल्कुल एक दाना दूं, और फिर मैं तुम्हें कहूं कि उस जगह पे जाके इवेंचुअली इस इमेजिनरी जगह पे जाके तुम्हें इतनी चॉकलेट मिलेगी कि बस तुम सोच नहीं सकते, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये फला फला ठिकाना ठिकाने चीजें करती रहनी है। तो ये मतलब ये जो सारी चीजें यहाँ बना है वो सारी चीजें वहां यस है। ये तो इससे बड़ा प्रूफ ही नहीं हो सकता कि कितनी बेकार की सोच है ये। अगर वो एक्चुअली ठीक होती तो अभी तो मतलब एक और द वे आई थिंक इट इज कि अगर जन्नत वाकई एग्जिस्ट करती है, अगर सपोज मेरे पास कोई जगह होती एंड आई एम अ ह्यूमन, और मेरे पास एक बहुत मेजर, मतलब जन्नत को मैं चलो आई कंपेयर इट टू द पैलेस। अगर मेरे पास पैलेस है और मुझे अब ये टेस्ट करना है कि इस पैलेस में कौन लोग आ सकते हैं, तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा घर बनाऊंगी और मैं देखूंगी कि भाई मेरे छोटे वाले घर को कौन ढंग से रख सकता है। अगर कोई मेरे छोटे वाले घर को आके ढंग से रख सकता है तो ही वो मेरे बड़े वाले आलीशान घर में अलाउड होगा। नहीं तो अगर जिसने मेरे छोटे घर की ऐसी तैसी फेरनी है, वो तो मेरे बड़े घर की भी ऐसी तैसी फेर देगा। बड़ी सिंपल हाँ बात है। बिल्कुल सही बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे से स्टार्ट होती है फिर बड़े पे जाती है, उल्टा नहीं होता। देखें शराब पीने की एक तमीज होती है, ठीक है, कई लोग बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं, बोतल मिली तो उन्होंने कहना बस 5 मिनट में सारी खत्म करनी। तमीज होती है ना, लिकर की भी एक तमीज होती है, हर चीज की एक तमीज होती है, तो वो इनको आई नहीं है, इनको जन्नत में वो मिल रहा है। बात तो ठीक है, पर चलें। वही बात है ना, और मैं इंडिया में भी यही प्रॉब्लम है। मैं आई वाज रिसेंटली टॉकिंग टू माय सम पीपल इन माय फैमिली। मैं उन्हें कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि पी नहीं सकते लोग, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने शराब को इतना खराब बना दिया है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को या एक बड़ा घर का छोटे को ये नहीं बता सकता कि भाई तुम इतनी ही पियो, इतनी तुम्हारे पीने लायक है, जो एक्चुअली बाहर के देशों में ज्यादा होता है। आप बाहर रहते हो, आप जानते हो इस बात को, कि वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग सिखाते हैं कि भाई हाँ इतना ही पियो, इससे ज्यादा मत पियो, कोई जरूरत नहीं है। बड़ी ओपनली पीते हैं। लेकिन उनके यहाँ पे ऐसे आप गटर वाली हालत नहीं देखोगे जो इंडिया में देखने को मिलती है, या पाकिस्तान में, ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी मना है तो वहां भी देखने को मिलती है। तो जो रिस्पॉन्सिबल, अगर कोई एक्चुअल कोई चीज है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी पड़ती है। यहाँ तो उल्टा ही है। यहाँ पे आपने एब्सटेन करा दिया कंप्लीटली, तो अब आपने एक ये बिल्कुल डिप्राइव्ड लोग बना दिए। अब आपने ये पूरी कॉम बन गई है डिप्राइव्ड। और ये जब ये सब कहते हैं ना ये सब खुदा की तरफ से है, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि खुदा ने ऐसे हबशी टाइप लोग बनाने के लिए एक पूरी रेसिपी बना रखी है, चाहे वो सेक्स हो चाहे वो शराब हो। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि चलो भाई अगर वहां पे ये सारी चीजें हैं तुम्हारे लिए, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली करना सीखो तुम। नहीं तो नहीं बात, तुमने अगर कभी जिंदगी में कुछ नहीं तुम्हें मिला, तुम तो वहां हबशियों की तरह होगे। और आपने क्या हबशियों होता है, नाम का इधर रेडिक्यूल कर दिया, नहीं इस बात से मैं एग्री नहीं करता। बात ये है कि ये नहीं मैं तो रिवॉर्ड, मैं तो आई एम जस्ट टेकिंग अ हबशी मींस, हबशी मींस कि somebody who's never had मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ डिप्राइव्ड इज हबशी। नहीं ये कहते हबशी ना, उसको आप कुछ और कह लें, उसे को थोड़ा हुआ आदमी कह लें, इस तरह की बात कर लें। हैं थोड़ा यू आर चले डिप्लोमेटिक। सही है, सही है। मैं आपको देता हूँ इजाजत, ठीक है। तो ऑल आप गुड। तो पंजाबी स्ट्रीम में भी आ जाती हैं, तो कल आ जाइए आप, कल फिर लंबी गपशप लगेगी। पर मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है। मेरी पंजाबी आई अंडरस्टैंड इट वेल, आई कांट स्पीक सो यू कैन वेल यू कैन इतनी। स्पीक, यू कैन ट्राई, सीख लेंगी आप, ठीक है। चलो फिर सही है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके टेक केयर, ओके बाय।